हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये आपकी है 8th थ्योरी क्लास। इससे पहले की सारी थ्योरी क्लास को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी क्लास मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए थे वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्लासेस चल रही है हमारे चैनल पर, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी यूपी पीसीएल के सभी एग्ज़ाम्स के अंदर, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के अंदर। आप सब लोग जानते हैं यूपी पीसीएल कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3, इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है वेबसाइट पे, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जल्द ही एआरओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी अब ढंग से करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको ध्यान से तैयारी करनी है पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी। तो यहाँ पे आपकी तैयारी चल रही है पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की, और आज की क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है और डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कल की क्लास के क्वेश्चंस के बारे में। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। तो वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ होता है और रोम के अंदर स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्मवेयर। कल पढ़ाया था आपको फर्मवेयर क्या होता है। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक गिवन है, वहाँ से आप प्रीवियस क्लास देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ सॉफ्टवेयर दैट लाइज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशंस रनिंग ऑन इट। वो सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एप्लीकेशंस चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, उसके बीच में लाई करता है, उसे क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं, मिडलवेयर बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं मिडलवेयर। मतलब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं मिडलवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, OSS स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आपसे OSS की फुल फॉर्म पूछी हुई है, ओपन सिस्टम सर्विस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर ओपन सिंक्रोनाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसे आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसके? लिनक्स और वर्डप्रेस, ये इसके पॉपुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है 4th क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज़। जो आपका फर्मवेयर है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? कैश मेमोरी के अंदर, रैम में, एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर, या फिर रोम में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम में। फर्मवेयर आपका होता है परमानेंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस, जो कि रोम के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन। वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो फुल डॉक्यूमेंटेशन भी कंसिस्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर फाइल पैकेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सॉफ्टवेयर पैकेज। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखो, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो अपने साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी कंटेन करते हैं, उसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर का पूरा पैकेज है वो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन 1 प्रोग्राम एट अ टाइम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर सकता? उसे क्या बोलते हैं? लिनक्स बोलते हैं, विंडोज़ कहते हैं, मैक, या फिर डॉस? तो वो आपका होता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप बोलते हो डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम यहाँ पर रन कर सकता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये।
तो यहाँ पे हमने कल के क्लास के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर मुझे दिए हैं श्वेता और हैप्पी लर्निंग ने। ठीक है, श्वेता ने और हैप्पी लर्निंग ने इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर्स कमेंट बॉक्स में दिए थे। तो आप भी आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के टॉपिक को। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी को समझना। द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू प्रोसेस रॉ डेटा एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। देखो, आप कंप्यूटर को रॉ डेटा एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हो और उसके बाद प्रोसेसर जो होता है वो आपके रॉ डेटा को प्रोसेस करने के बाद डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लेकिन प्रोसेसिंग करने के लिए जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो होते हैं आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर। ठीक है, सो द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट नोन एज सेल। आपकी कंप्यूटर मेमोरी छोटे छोटे पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करी जाती है, जैसे हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, तो मान लो कि ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, और इस टाइप से हमने आपकी मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया होता है और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, इसे क्या बोलेंगे? आपका सेल होता है ये। तो आपको ये टर्म याद रखनी है कि मेमोरी को जब हम फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम सेल कहते हैं और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। तो हर एक सेल जो भी यहाँ पे है इसका एक ना एक एड्रेस होगा और जो आपका एड्रेस है ये 0 से लेकर स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? जितना मेमोरी का साइज होगा उससे -1 तक आपका एड्रेस जाने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, वोलेटाइल जिसे आप बोलते हो रैम एंड नॉन वोलेटाइल जो आपकी होती है रोम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी और हार्ड डिस्क, आप जानते हो कि सेकेंडरी मेमोरी को हार्ड डिस्क भी कहते हैं, इज रेफर्ड एज स्टोरेज नॉट मेमोरी। तो हम सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क को मेमोरी ना मान के क्या मानते हैं? स्टोरेज मानते हैं, जिसके अंदर डेटा परमानेंट बेसिस पे स्टोर किया जाता है। बट इफ वी कैटेगराइज मेमोरी ऑन बिहाफ ऑफ स्पेस और लोकेशन इट इज ऑफ 4 टाइप। लेकिन जब हम मेमोरी को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और लोकेशन तो हम मेमोरी को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कंप्यूटर मेमोरी की और इन चारों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखो, फर्स्ट इज रजिस्टर मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? सीपीयू में बिल्ट इन मेमोरी होती है। इसके बाद कैश मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हम एक एक करके सभी टाइप की मेमोरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी के साथ। तो यहाँ पे बात करेंगे रजिस्टर मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है और किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। देखो, रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, 1 मिनट इसे कर देते हैं हाईलाइट। देखो, रजिस्टर मेमोरी जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है आपके कंप्यूटर के अंदर और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। इससे फास्टेस्ट कोई मेमोरी नहीं होती है क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही डिसाइड करती है, इसलिए क्या होती है? फास्टेस्ट होती है। सबसे पहले सीपीयू इसी को एक्सेस करता है फास्टेस्ट मैनर के अंदर। तो ये स्मॉलेस्ट भी है और क्या है? आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है। It is not a part of the main memory and it is located in the CPU in the form of the registers। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, ये आपकी मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होती है, ये सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर्स के फॉर्म में आपकी रजिस्टर मेमोरी एग्जिस्ट करती है विच आर द स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट्स। तो बेसिकली रजिस्टर्स होते क्या हैं, आपका होता है एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर बेसिकली एक स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट होता है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो टेम्परेरी पर्पस के लिए। तो अ रजिस्टर टेम्परेरी होल्ड्स frequently used data instructions and memory address that are to be used by the CPU। तो CPU के अंदर जो आपके रजिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं और वो बेसिकली क्या करता है, टेम्परेरी बेसिस के अंदर आपका डेटा, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस होल्ड करते हैं। ठीक है, जो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। दे होल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करेंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो इनके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं जिनको सीपीयू इस वक्त करेंटली प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दे होल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, जिन्हें सीपीयू करंटली यूज कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उन इंस्ट्रक्शंस को हम रखते हैं रजिस्टर्स के अंदर। ऑल डेटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू रजिस्टर्स बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। ठीक है, तो जिस डेटा को भी प्रोसेस्ड होना है वो सबसे पहले रजिस्टर से पास होगा, उसी के बाद सीपीयू से प्रोसेस करेगा। So they are used by the CPU to process the data entered by the user। मतलब क्या है कि रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, जो भी आपका डेटा है उसे प्रोसेस कराने में हेल्प करते हो। मतलब जो भी डेटा आपके यूज़र ने एंटर किया है वो सीपीयू तक पहुंचने से पहले रजिस्टर में स्टोर होता है, उसी के बाद सीपीयू उसे यूज़ करता है। रजिस्टर होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अराउंड 32 बिट्स टू 64 बिट्स, लेकिन आपके रजिस्टर का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए एक बारी में 32 बिट्स से लेकर 64 बिट्स तक का डेटा ही स्टोर कर सकता है। द स्पीड ऑफ अ सीपीयू डिपेंड ऑन द नंबर एंड साइज नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द रजिस्टर्स दैट आर बिल्ट इनटू द सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू की स्पीड जो होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स उसके अंदर अवेलेबल है और उनका साइज क्या है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, वो 32 बिट के हैं, वो 64 बिट के हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो सीपीयू का जो स्पीड है वो रजिस्टर्स पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, बिकॉज रजिस्टर्स के अंदर ही डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं जिसपे सीपीयू काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि रजिस्टर मेमोरी आपकी फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है जिसके अंदर आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर किए जाते हैं और जो भी डेटा यूज़र एंटर करता है प्रोसेसिंग के लिए वो सबसे पहले आपके रजिस्टर्स में ही आएंगे, उसी के बाद सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा। ठीक है, और ये साइज के अंदर 32 बिट्स से 64 बिट्स में होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मेमोरी की। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए मेमोरी है क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके टाइप भी होते हैं, डिफरेंट टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है इसे। ठीक है, देखो, कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी रैम। कैश मेमोरी होती है वो आपकी सीपीयू के बाहर होती है और ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, अगेन स्मॉल इन साइज है, लेकिन ये आपकी मेन मेमोरी रैम से क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। द CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी। तो आपका CPU इसे ज़्यादा तेज़ी से एक्सेस कर पाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। मतलब रैम को एक्सेस करने में जो टाइम CPU को लगता है उससे कम टाइम में वो कैश मेमोरी को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी को कई लोग कैशे मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है कैश मेमोरी में। ठीक है, सो इट इज़ used to synchronize with high speed CPU and to improve its performance। तो बेसिकली कैश मेमोरी क्यों लाई गई थी? कैश मेमोरी का मेन कंसेप्ट ये है कि जो भी आपके फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस है उन्हें बार बार एक्सेस करने के लिए सीपीयू को मेन मेमोरी मतलब रैम में जाना पड़ता था और वहाँ पर काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि रैम क्या है आपकी थोड़ी स्लो है स्पीड में। अगर बात करें सीपीयू की तो उसकी स्पीड तो बहुत ही फास्टेस्ट है, लेकिन रैम की स्पीड क्या है, स्लो है। तो इस स्पीड की वजह से क्या हो रहा था
कि आपका सिस्टम स्लो रिस्पॉन्ड करने लग गया था। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने कैश मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ पे लाया। और कैश मेमोरी आपकी काम करती है आपके माइक्रो प्रोसेसर और आपके मेन मेमोरी रैम के बीच में। तो यहाँ पे जो आपकी कैश मेमोरी है ये आपके माइक्रो प्रोसेसर और आपके मेन मेमोरी रैम के बीच में काम करती है, ठीक है। तो इस टाइप से इसके बीच में डेटा और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ट्रांसफ़र और एक्सचेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैश मेमोरी लाई गई थी। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर कैश मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। कैश मेमोरी को सिर्फ आपका सीपीयू ही एक्सेस कर सकता है। इट कैन बी अ रिजर्व्ड पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी और अ स्टोरेज डिवाइस आउटसाइड द सीपीयू। मतलब ये आपकी मेन मेमोरी या फिर आप बोलो स्टोरेज डिवाइस का वो रिजर्व्ड पार्ट है जिससे सिर्फ और सिर्फ सीपीयू ही यूज़ कर पाएगा। कोई और आपका डिवाइस, कोई और रिसोर्स इसे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। It holds the data and programs which are frequently used by the CPU। तो मेन काम क्या है कैश मेमोरी का कि इसके अंदर फ्रिक्वेंटली यूज जो आपके डेटा और प्रोग्राम्स हैं उनको रखा जाता है ताकि सीपीयू का यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो, उसे बार बार डेटा और इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए रैम में ना जाना पड़े, ठीक है। सो इट मेक्स श्योर दैट द डेटा इज इंस्टेंटली अवेलेबल फॉर द सीपीयू whenever the CPU needs the data। मतलब जब भी CPU को डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो वो डेटा उसे कैश मेमोरी में मिल जाए। तो इसीलिए उसके अंदर हम फ्रिक्वेंटली यूज डेटा और प्रोग्राम्स रखते हैं। इन अदर वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इफ़ द CPU finds the required data or instructions in the cache memory it does not need to access the primary memory or the RAM। देखो अगर आपके सीपीयू को जो डेटा और इंस्ट्रक्शन चाहिए वो आपके कैश मेमोरी के अंदर मिल गया तो उस केस में उसको रैम को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे आपका सीपीयू का टाइम क्या होता है, बच जाता है। तो इससे आपका सिस्टम और एफिशिएंटली बिहेव करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लो जो यहाँ पे नहीं लिखी है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। देखो जब आपका सीपीयू कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए सर्च कमांड डालता है और वो उसे सर्च करता है आपके कैश मेमोरी के अंदर और वो डेटा और इंस्ट्रक्शन अगर कैश मेमोरी के अंदर मिल जाता है तो इसे बोलते हैं कैशे हिट। क्या बोलते हैं? कैशे हिट बोलते हैं। अगर आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी के अंदर मिल जाता है तो उसे बोलते हैं कैशे हिट। और अगर नहीं मिलता तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैशे। तो यहाँ पे है मिस, कैशे मिस बोलते हैं इसे जब आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है। और जब मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैश हिट बोलते हैं। तो कैश मिस के केस में आपको रैम में जाके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फाइंड आउट करना होता है। तो दस बाय एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू इट स्पीड्स अप द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये एज अ बफर काम करते हैं रैम और सीपीयू के बीच में और इसकी वजह से आपके सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस डेफिनेटली क्या होती है? इंक्रीज और इन्हांस हो जाती है। तो ये आपकी होती है कैशे मेमोरी। अब बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैश मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे 3 टाइप के आपके कैश मेमोरी होती है, L1, L2 और L3 कैशे, ठीक है। L1 cache, it is the first level of the cache memory which is called level 1 cache और L1 cache। तो आपका पहला लेवल है आपके कैश मेमोरी का जिसे हम लेवल 1 कैशे भी कहते हैं और आपका L1 कैशे भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कैश मेमोरी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू इटसेल्फ। तो L1 कैशे जो होता है ना वो आपका सीपीयू के अंदर ही रिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। तो L1 कैशे सिर्फ आपके सीपीयू के अंदर होता है और बाकी सीपीयू के बाहर रिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है? मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर रिसाइड करती है, इसे बोलते हैं लेवल 1। नेक्स्ट होती है आपकी L2 कैशे। दिस कैशे इज नोन एज लेवल 2 और L2 कैशे। दिस लेवल 2 कैशे मे बी इनसाइड द सीपीयू और आउटसाइड द सीपीयू। तो ये सीपीयू के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। ऑल द कोर्स ऑफ द सीपीयू कैन हैव देयर ओन सेपरेट लेवल 2 कैशे और दे कैन शेयर 1 L2 कैशे अमंग देमसेल्फ, ठीक है। तो या तो इन सबके पास अलग अलग L2 कैशे हो सकती है या फिर ये शेयर कर सकते हैं L2 कैशे को सभी के बीच के अंदर, ठीक है।
इसके बाद आपकी होती है L3 कैशे. इट इज़ नोन एज लेवल 3 कैशे और L3 कैशे. दिस कैशे इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्रोसेसर. तो ये हर प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल नहीं रहती है. सम हाई एंड प्रोसेसर्स मे हैव दिस टाइप ऑफ कैशे. तो जो आपके हाई एंड प्रोसेसर्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये वाली कैशे अवेलेबल होती है. दिस कैशे इज़ यूज टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 कैशे. ठीक है, तो ये कैशे जो होती है ना, ये आपके लेवल 1 और लेवल 2 कैशे की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए होती है. इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द CPU एंड इज़ शेयर्ड बाय ऑल द कोर्स ऑफ द CPU. तो ये CPU के बाहर होती है और ये CPU के सभी कोर्स के द्वारा शेयर करी जाती है. तो आपको बेसिकली यहाँ पे याद क्या करना है कि CPU के टोटल कितने क्या होते हैं, आपके कैशे के टाइप्स होते हैं और CPU के अंदर कौन कौन सी होती है और CPU के बाहर कौन सी होती है. तो L1 तो अंदर ही होती है, L2 अंदर या बाहर कहीं भी हो सकती है और L3 आपकी हर प्रोसेसर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है. और इसका मेन काम क्या होता है, लेवल 1 और लेवल 2 की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना. और ये आउटसाइड द CPU क्या करती है, डिसाइड करती है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है वो क्या है, देख लो. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे. देखो, यहाँ पे आपसे पूछते हैं अकॉर्डिंग टू साइज टाइप ऑफ कैशे का ऑर्डर क्या होता है. तो सबसे जो बड़ा होता है ना आपका, वो होता है आपका L3 कैशे. इसके बाद आपका होता है L2 और फिर आपका होता है L1 कैशे. और अगर बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्सेस टाइम, मतलब सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है, सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, या फिर आप बोल लो फास्टेस्ट कौन सा होता है, तो उसमें भी आपसे ऑर्डर पूछा जाता है. ये दोनों क्वेश्चन स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं. तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट जो आपका एक्सेस टाइम होता है वो होता है आपका L1 का, फिर होता है आपके L2 का और लास्ट में होता है आपके L3 का. मतलब सबसे स्लोएस्ट एक्सेस टाइम होता है आपके L3 का, उससे अच्छा होता है L2 का और सबसे बढ़िया होता है आपके L1 का. सबसे फास्टली हम L1 को एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि वो CPU के अंदर ही प्रेजेंट होता है. तो जो मेमोरी CPU के अंदर होगी ऑब्वियसली आप उसे जल्दी एक्सेस कर पाएंगे. और अगर बात करें साइज़ की, तो L3 का साइज़ सबसे बड़ा होता है, देन L2 का, और सबसे छोटा आपका L1 का साइज़ होता है. तो ये दोनों ऑर्डर्स अक्सर मैंने एग्जाम में देखे हैं और ये पूछे भी जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सब पॉइंट्स याद करने हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना. ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और इसके कितने टाइप होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे. देखो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम. तो 2 टाइप की आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है रैम, एक होती है आपकी रोम. रैम को हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी. क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी. इसका मतलब क्या है, देखो, इट इज़ अ volatile memory, it means it does not store data or instructions permanently. तो volatile का मतलब क्या है कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन आप रैम में स्टोर करेंगे वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर नहीं होगा, वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होगा. और जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को पावर देना बंद कर दिया तो आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन रैम में से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when you switch on the computer the data and instructions from the hard disk are stored in the RAM. बिल्कुल ठीक बात है. जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो उस केस में क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस हार्ड डिस्क से कहाँ पे आते हैं, रैम में आ जाते हैं. CPU यूटिलाइजेज दिस डेटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क. तो CPU क्या करता है, उस डेटा को यूज़ करता है और रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करता है. एज सून एज यू शट डाउन द कंप्यूटर रैम लूजेज ऑल द डेटा. जैसे ही आपने कंप्यूटर को पावर देना बंद कर दिया, पावर सप्लाई स्विच ऑफ कर दी, उस केस में आपका जो रैम है वो सब जो डेटा उसके अंदर था उसे लॉस कर देगा. मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ उसके अंदर टेम्परेरी बेसिस के अंदर स्टोर होता है. नेक्स्ट बात करते हैं रोम की, जिसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रोम. ठीक है,
देखो, इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट मीन्स इट डज नॉट लूज इट्स डेटा और प्रोग्राम्स दैट आर रिटन ऑन इट एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चर। तो रोम के अंदर जो भी डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर के टाइम पर ही इसके अंदर लिखे जाते हैं बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये लॉस नहीं होते, ये परमानेंट बेसिस पे स्टोर किए जाते हैं। सो इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी दैट कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट टास्क लाइक द बूट प्रोसेस, ठीक है। तो आप जानते हो बूटिंग क्या होती है। तो बूट प्रोसेस के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। और मैंने कल बताया भी था कि जो भी रोम के अंदर होता है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है कि ये जो फर्मवेयर है ये जब तक परमानेंट है, जब तक आप इसे चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप फर्मवेयर अपडेटर का इस्तेमाल करके इसे अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया रैम को और रोम को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। अब यहाँ पे हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में, कितने टाइप्स की आपकी रैम होती है और कैसे आपको यहाँ पे इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम इन डिटेल पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को, ठीक है। देखो, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम रिजल्ट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम बोलते हैं सीपीयू की इंटरनल मेमोरी, और इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो आपके डेटा, प्रोग्राम और उसके रिजल्ट को स्टोर करती है। इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज़ वर्किंग। मतलब ये आपकी रीड और राइट मेमोरी है, इसके अंदर आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा इसके अंदर रहेगा वो जब तक इसमें रहेगा जब तक आपकी मशीन काम कर रही है। मतलब इसका जो डेटा है वो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी बेसिस के अंदर डेटा इसके अंदर आता है। एज सून एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ द डेटा इज इरेज्ड। जैसे ही आपने मशीन को बंद कर दिया आपका डेटा इरेज हो जाएगा। डेटा इन द रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, जो भी आपका रैम का डेटा है उसे आप रैंडम एक्सेस करते हो, तभी इसका नाम क्या है? रैंडमली एक्सेस मेमोरी। रैंडमली आप किसी भी डेटा को इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द एड्रेस, ठीक है। और ये आपकी एक्सपेंसिव होती है, आपकी हार्ड डिस्क से भी महंगी आपकी रैम आती है, ठीक है। रैम इज़ वोलेटाइल, मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है। दैट इज़ डेटा स्टोर्ड इन इट इज़ लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और इफ़ देयर इज़ अ पावर फेलियर। अगर पावर फेलियर हो गया या फिर आपने बंद कर दिया अपने कंप्यूटर को, तो उस केस में डेटा इसके अंदर लॉस्ट हो जाता है। तभी आपको बोलते हैं कि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसे हाथ के हाथ सेव कर लीजिए, बिकॉज अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया इन एनी केस तो जो आपने काम किया है वो आपका इरेज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। RAM is small both in terms of its physical size and in amount of data it can hold। तो देखो, RAM को आप रेंडमली एक्सेस कर सकते हो, ये एक्सपेंसिव होती है, वोलेटाइल होती है और ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। अगर बात करें इसके साइज़ पे तो ये वैसे भी छोटी दिखती है और अमाउंट ऑफ डेटा भी इसके अंदर कम ही आता है, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी रैम होती है, आपने देखा होगा अपने मदरबोर्ड पे लगी रहती है। और यहाँ पे रैम के दो टाइप्स होते हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पे दो टाइप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आने लग गए हैं। अब देखो, फर्स्ट इज स्टैटिक रैम, SRAM कहते हैं इसे, एंड सेकेंड इज डायनेमिक रैम, DRAM कहते हैं इसे। तो यहाँ से फुल फॉर्म भी आ सकती है और इन डेप्थ थ्योरी से भी आपसे MCQ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टैटिक रैम, SRAM को डिटेल के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। देखो, the word static indicates that the memory retains its contents as long as the power is being supplied। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर जो कंटेंट है वो जब तक रहेगा जब तक उसे पावर मिलती रहेगी। However, data is lost when the power gets down due to volatile nature। और जैसे ही पावर डाउन हो गई तो डेटा जो भी है वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर जो है वो है वोलेटाइल है, ठीक है।
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। SRAM चिप्स यूज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड 0 कैपेसिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे SRAM के अंदर 6 ट्रांजिस्टर्स लगते हैं और यहाँ पे 0 कैपेसिटर्स लगते हैं, ठीक है। मतलब एक भी कैपेसिटर्स का यहाँ पे यूज़ नहीं होता, 0 कैपेसिटर्स। एक मिनट, ट्रांजिस्टर्स डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। देखो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं ना वो पावर को रिक्वायर नहीं करते लीकेज को बचाने के लिए। सो SRAM नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड ऑन रेगुलर बेसिस। अब क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर्स नहीं होते तो इसलिए यहाँ पे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आप SRAM को बिना रिफ़्रेश किए यूज़ कर सकते हो। अब इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या यहाँ पे देख लो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक रैम, लॉन्ग लाइफ होती है, नो नीड टू रिफ्रेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फास्टर होती है, यूज्ड एज कैशे मेमोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो यहाँ पे। आपसे कई बार मैंने देखा है कि पूछा गया है कि स्टैटिक रैम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि कैश मेमोरी के अंदर कौन सी रैम का इस्तेमाल होता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, बोथ या फिर नन। तो यहाँ पे स्टैटिक रैम का इस्तेमाल होता है कैश मेमोरी के लिए, ठीक है। इसका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है, एक्सपेंसिव होती है और हाई पावर कंज्यूम करती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये फास्टर तो होती है लेकिन एक्सपेंसिव भी होती है और इसका साइज़ भी बड़ा होता है, रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है, इसे लॉन्ग लाइफ होती है और लेकिन ये हाई पावर कंज्यूम करती है काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे डायनेमिक रैम, डी रैम के बारे में। डी रैम भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका रैम का, इसको अच्छे से कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, डी रैम unlike the SRAM must be continually refreshed in order to maintain the data। तो यहाँ पे DRAM को आपको continuous refresh करना पड़ता है अगर आप डेटा को maintain करना चाहते हैं तो। This is done by placing the memory on a refresh circuit that rewrites the data several hundred times per second। तो refresh कैसे करते हैं, देखो refresh करने के लिए हम memory को place करते हैं refresh circuit पे, जो कि आपके डेटा को पर सेकंड में सेवरल 100 टाइम्स रीराइट करता है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश का मतलब क्या है कि बार बार डेटा को रीराइट करा जाता है। तो एक सेकंड के अंदर 100 बार, मतलब 100 बार से भी ज़्यादा बार इसे रीराइट किया जाता है, ठीक है, सेवरल 100 टाइम्स। DRAM इज़ यूज्ड फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी। तो DRAM का इस्तेमाल हम करते हैं सिस्टम मेमोरी के तौर पे क्योंकि ये चीप होती है और ये स्मॉल होती है। ऑल DRAMs आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो DRAM आपके बनते हैं मेमोरी सेल्स से जिसके अंदर होता है 1 कैपेसिटर प्लस 1 ट्रांजिस्टर्स। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो जो आपका SRAM है उसके अंदर क्या होते हैं 6 ट्रांजिस्टर और 0 कैपेसिटर्स, लेकिन यहाँ पे होते हैं 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक रैम। देखो यहाँ पे कैपेसिटर है इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका जो भी आपके लीकेज है वो यहाँ पे हो जाती है। इसको हटाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं कि इसका रिफ़्रेश का मतलब यहाँ पे हमें पावर की रिक्वायरमेंट रहती है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। कैपेसिटर्स में से जो आपका डेटा है वो लीक कर जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, पावर का, मतलब बार बार उसे रिफ़्रेश करते रहते हैं, इसलिए आपका जो डेटा है वो इसके अंदर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक रैम। तो ये होता है शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, यहाँ पे डेटा की लाइफ टाइम कम होती है, नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे आपको बार बार रिफ़्रेश करने की रिक्वायरमेंट रहती है, स्लोअर एज़ कम्पेयर टू SRAM, ठीक है। तो SRAM के कंपैरिजन में स्लोअर होते हैं और DRAM का इस्तेमाल हम करते हैं रैम के तौर पे, ठीक है। तो अक्सर जो आपके सिस्टम में रैम यूज़ होती है वो आपकी होती है रैम, मतलब DRAM वाली रैम होती है। तो रैम का DRAM वाला टाइप आप यूज़ करते हो अपने सिस्टम के अंदर। और कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम किसका,
एस रैम का। ये स्मॉलर इन साइज़ है और ये लेस एक्सपेंसिव है और ये लेस पावर कंज्यूम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के फीचर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार पूछते हैं कि रैम के लिए किस टाइप ऑफ रैम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम डायनामिक रैम का, मतलब जो आपके सिस्टम की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, उसके लिए हम डायनामिक रैम का इस्तेमाल करते हैं और कैश मेमोरी के लिए हम एस रैम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सब पॉइंट्स आते हैं और कई बार ये पूछते हैं कि एस रैम और डी रैम में से कौन सी फास्टेस्ट है, तो फास्टेस्ट कौन सी आपकी एस रैम है, एक्सपेंसिव कौन सी आपकी एस रैम है और लार्ज इन साइज़ भी आपकी एस रैम होती है। इसकी लॉन्ग लाइफ भी होती है और ये हाई पावर कंज्यूम करती है, ठीक है। तो आपको इनके पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में, लेटर एफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले हमने ए बी सी डी ई तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे एफ लेटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। तो फर्स्ट है फैक्स। तो फैक्स मशीन आपने देखी भी होगी, किस टाइप से फैक्स होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फार अवे ज़ीरोक्स, मतलब जो आपका रिसीवर है वो अगर आपसे दूर है और आपको उसे ज़ीरोक्स सेंड करनी है तो इसके लिए यूज़ करते हैं फैक्स का। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है फार अवे ज़ीरोक्स। नेक्स्ट इज़ फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन एक लैंग्वेज है और इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इज एफटीपी। एफटीपी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल करके हम फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कई बार आपको फाइल ट्रांसमिशन लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये होता है। इसके बाद है एफपीएस, फ्रेम पर सेकेंड। नेक्स्ट इज फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लो, परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन फ्लॉप्स, ठीक है। इसके बाद है एफपीयू, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, देन एफडीसी, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, एंड देन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये आपकी प्रॉपर्टी है जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में, और ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास पर बेस्ड हैं। तो आई होप सो आप सभी इन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो जो भी बच्चे इनके आंसर्स देंगे उन सभी के नाम को कल अनाउंस किया जाएगा, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को बताऊँगी कल की क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। वो स्टोरेज डिवाइस जो डेटा को स्टोर करते हैं और रिटेन करते हैं जब पावर ऑफ हो जाए तब भी, तो उसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज या फिर डायरेक्ट स्टोरेज। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप डेफिनेटली कर पाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अ परमानेंट मेमोरी विच कैरीज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। यहाँ पे आपको एक परमानेंट मेमोरी का नाम बताना है जिसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, और इसका डेटा आप कभी इरेज नहीं कर सकते, अगर पावर ऑफ हो जाए तब भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CPU, रैम या रोम, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो पर सेकेंड में बहुत टाइम क्या होती है, रिफ्रेश करी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, EPROM, रोम, स्टैटिक रैम या फिर डायनेमिक रैम। नेक्स्ट इज USB डिवाइस स्टोरेज इज। USB आप देखते हो कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके डिवाइस होते हैं स्टोरेज डिवाइस, ये किस टाइप के होते हैं, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, टर्शरी या फिर प्राइमरी। और USB की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो छोटे से बड़े के ऑर्डर में इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C, D, यहाँ पे आपको छोटे से बड़े की ओर में एलिमेंट्स का करेक्ट ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर कॉल्ड। जो आपके कंप्यूटर के अंदर परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं, रैम,
रोम, CPU या फिर CD रोम। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली इनका आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और आगे आने वाले सभी क्लासेस के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना है तो यहाँ पे लिंक गिवन है, और ये लिंक आपको इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हर एक क्लास की सबसे पहली नोटिफिकेशन वहीं पर ही मिल जाती है आपको, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं रोम के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम को कल हम डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे रोम रीड ओनली मेमोरी को, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम को हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी कल की क्लास भी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क को, और हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हार्ड डिस्क को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रैक्स क्या होते हैं, पैलेट क्या होती है, सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कवर कर लेंगे अपना कंप्यूटर का बेसिक पार्ट, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद फर्दर इस तरीके से क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो सभी को शेयर कर दो ताकि उन सबको भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।